नमस्कारः, स्वागतम। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कक्षा 6 की संस्कृत पाठ्यपुस्तक रुचिरा प्रथमो भागः का पंचम पाठ वृक्षाः पाठ का हिंदी अनुवाद और अभ्यास प्रश्न। इस पाठ में वृक्षों का सामान्य परिचय दिया गया है। आइए पाठ शुरू करते हैं। वने वने निवसन्तो वृक्षाः वनं वनं रचयन्ति वृक्षाः। प्रत्येक वन में वृक्ष निवास करते हैं और प्रत्येक वन को वृक्ष बनाते हैं या वन की रचना वृक्ष करते हैं। दूसरा, शाखादोलासीना विहगाः तैः किमपि कूजन्ति वृक्षाः। शाखादोलासीना यानी शाखा रूपी झूले पर आसीना आसीन बैठे हैं। विहगाहा पक्षी पक्षी शाखा रूपी झूले पर बैठे हैं और वृक्ष उनके माध्यम से कुछ कुछ कूक रहे हैं। यानी पेड़ पर बैठे पक्षियों की आवाज से ऐसा लग रहा है मानो पेड़ बोल रहा है। पिबन्ति पवनं जलं सन्ततं साधु जना इव सर्वे वृक्षाः। वृक्ष हमेशा वायु और जल पीते हैं। सभी वृक्ष सज्जनों की भांति होते हैं। पृशन्ति पादैः पातालं च नभः शिरसु वहन्ति वृक्षाः। वृक्ष पैरों से यानी जड़ों से पाताल को छूते हैं, पाताल का स्पर्श करते हैं और सिरों पर आकाश को ढोते हैं। यहाँ वृक्षों की धरती में गहराई और ऊंचाई के बारे में बात कर रहा है कि वो इतने गहरे हैं, यानी उनकी जड़ें इतनी नीचे तक फैली हैं कि वो पाताल को भी छू लेती हैं और धरती से बाहर वो इतने ऊंचे हैं कि देखने पर ऐसा लगता है मानो उन्होंने आसमान को अपने सर के ऊपर उठा रखा है। पयोदर्पणे स्वप्रतिबिंबं कौतुकेन पश्यन्ति वृक्षाः। वृक्ष पयोदर्पणे पानी के दर्पण में या पानी के शीशे में अपना प्रतिबिंब अपनी छाया कौतुकेन पश्यन्ति बड़ी हैरानी से देखते हैं। पेड़ पानी के शीशे में या पानी रूपी शीशे में अपनी छाया अपना प्रतिबिंब बड़ी हैरानी से बड़े आश्चर्य से देखते हैं। प्रसार्य स्वच्छाया संस्तरणं कुर्वन्ति सत्कारं वृक्षाः। वृक्ष अपनी छाया रूपी बिस्तर को या छाया रूपी चादर को फैलाकर आने वाले का सभी का सत्कार करते हैं। जैसे हमारे घर पर कोई अतिथि आता है तो हम उनका सत्कार कैसे करते हैं? उन्हें बैठने के लिए स्थान देकर। उसी तरह पेड़ अपनी छाया रूपी बिस्तर या चादर को फैलाए रखता है और जो भी आने वाला होता है उसे अपनी शीतल छाया में बैठकर उसका स्वागत करता है, सत्कार करता है। इस पाठ में 6 ही पद्य थे या श्लोक थे और ये कक्षा 6 का ऐसा पहला पाठ है जिसमें श्लोक रचना दिखाई गई है। आइए अब इस पाठ का अभ्यास देखते हैं। पहला प्रश्न, वचनानुसारम रिक्त स्थानानि पूरयत। वचन के अनुसार रिक्त स्थान को पूरा करें। ऐसा ही प्रश्न हमने पाठ 1 शब्द परिचय पाठ 2 में भी किया है, जहां पर हमने चषकः चषकौ चषकाः इस उदाहरण से बाकी मयूरः मयूरौ मयूराः गजः गजौ गजाः इस तरह के शब्द बनाए थे। यहाँ भी हमने ठीक वैसा ही करना है। उदाहरण देखेंगे, वनम वने वनानि। अब नीचे इन्होंने द्विवचन में जले शब्द दिया है तो जले से क्या बनेगा? जलम जले
जलानि। तीसरा बिंबम, बिंबे बिंबानि। इसी तरह नपुंसक लिंग के जितने भी शब्द हैं वो सारे इसी प्रकार बनेंगे। फलम फले फलानि, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि। दूसरा उदाहरण देखेंगे, वृक्षम वृक्षौ वृक्षान। यहां पर आपने ध्यान रखना है, जो ऊपर वाले 3 हमने पद किए हैं, रूप किए हैं, वो नपुंसक लिंग के हैं, जबकि नीचे वाले जो 3 हैं वो पुल्लिंग के द्वितीय विभक्ति के हैं। बालकम बालकौ बालकान, वृक्षम वृक्षौ वृक्षान। ऐसे ही पवनान शब्द दिया है तो क्या बनेगा, पवनम पवनौ। और अंतिम में जनम जनऊ जनान, जन यानी लोग। अगला प्रश्न देखते हैं, कोष्ठकेषु प्रदत्त शब्देषु उपयुक्त विभक्तिम योजयित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। कोष्ठक में दिए हुए शब्दों में उपयुक्त विभक्ति लगाकर रिक्त स्थानों को पूरा कीजिए। यथा अहम रोटिकाम खादामि, जबकि कोष्ठक में क्या दिया हुआ है, सिर्फ रोटिका शब्द दिया है, जबकि हमने वाक्य में रोटिकाम खादामि ऊपर म लगाया है अनुस्वार के रूप में। वाक्य में जो कोई भी काम किया जाता है उसे कर्म कहते हैं, जैसे खाना खाना, चित्र बनाना, टीवी देखना, पाठ पढ़ना, गीत गाना। तो ये जो सभी हैं, खाना, गीत, चित्र, ये सभी क्या हैं, कर्म हैं। और कर्म में हमेशा द्वितीय विभक्ति आती है। अगर पुल्लिंग में होगा तो बालकम बालकौ बालकान, स्त्रीलिंग में होगा तो बालिकाम बालिके बालिकाः, और नपुंसक लिंग में होगा तो फलम फले फलानि। अब पहला वाक्य देखते हैं। इन सभी वाक्यों में हमने केवल द्वितीय विभक्ति का ही प्रयोग करना है, यानी अंत में म लग जाएगा। देखते हैं, पहला त्वम डैश पिबसी। अब ऊपर वाले वाक्य में रोटिका से रोटिकाम बनाया था, तो जल से जलम, त्वम जलम पिबसी, तुम जल पीते हो या पी रहे हो। दूसरा वाक्य छात्रः क्या बनेगा, दूरदर्शनम पश्यति। वृक्षाः पवनम पिबन्ति, ताः कथां लिखन्ति, आवां जंतुशालां गच्छावः। यहाँ पर आपने एक ध्यान देना है, उदाहरण में रोटिकाम में का के ऊपर अनुस्वार यानी बिंदी लगा हुआ है, जबकि नीचे के उदाहरण में या उत्तरों में मैंने म लगाया है। लेकिन इन पदों का जब आप वाक्य में प्रयोग करेंगे तो हम म के स्थान पर अनुस्वार यानी बिंदी का ही प्रयोग करेंगे। त्वम जलम पिबसी, तो जब इसे वाक्य में लिखेंगे तो जलम में म की जगह आपने अनुस्वार ही लगाना है, बिंदी ही लगानी है, और ये बिंदी सभी में लगेगी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अधोलिखितेषु वाक्येषु कर्तृपदानि चिनुत। नीचे लिखे हुए वाक्यों में कर्तृपद चुनिए। कर्तृपद यानी कर्ता। पिछले प्रश्न में मैंने बताया, जो भी काम किया जाए उसे हम कर्म कहते हैं, लेकिन जो उस काम को करे उसे कर्ता कहते हैं। जैसे माँ खाना बना रही है, तो खाना कौन बना रहा है, माँ। माँ यहाँ पर कर्ता हो गई। बच्चा रो रहा है, अब कौन रो रहा है, बच्चा। बच्चा यहाँ पर कर्ता हो गया। जो भी काम को करे उसे कर्ता कहते हैं।
और संस्कृत में कर्ता में प्रथमा विभक्ति आती है, यानी बालकः, बालकौ, बालकाः। तो संस्कृत में कर्ता पद छांटना बहुत ही आसान है, केवल आपने पूरे वाक्य में प्रथमा विभक्ति का पद देखना है। पहला वाक्य देखेंगे, वृक्षाः नभः शिरसु वहन्ति। इसमें प्रथमा विभक्ति कहाँ है? वृक्षाः में। तो यही इसका उत्तर होगा, बालकः, बालकौ, बालकाः, वृक्षः, वृक्षौ, वृक्षाः। दूसरा, आपको यदि वाक्य का अर्थ पता है, हिंदी पता है, तब भी आप बता सकते हैं। पेड़ सिरों पर आकाश को ढोते हैं। तो ढोने का काम कौन कर रहा है? पेड़ कर रहे हैं, वृक्ष कर रहे हैं, इसलिए वृक्ष कर्ता। विहगाः वृक्षेषु कूजन्ति। पक्षी पेड़ों पर कूज रहे हैं, बोल रहे हैं। तो बोलने का काम कौन कर रहा है? पक्षी, विहगाः। तो ये कर्ता होगा। ऐसे ही तीसरा, आपने केवल प्रथमा विभक्ति पहचाननी है। पयोदर्पणे वृक्षाः स्वप्रतिबिंबं पश्यन्ति। वृक्षाः पश्यन्ति, पेड़ देखते हैं। कृषकः अन्नानि उत्पादयति। किसान अन्न उत्पन्न करता है, कृषकाः। सरोवरे मत्स्याः सन्ति। सरोवर में मछलियां हैं। अब यहाँ पर काम तो कोई नहीं हो रहा, तो उत्तर क्या आएगा? वही संस्कृत का नियम जो मैंने आपको बताया, प्रथमा विभक्ति का पद ही कर्तृपद माना जाएगा। तो मत्स्याः। इस प्रश्न का आपने अभ्यास करना है, तो आप बड़े आराम से कर्तृपद को वाक्य में छांट सकते हैं। चौथा प्रश्न, प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखता। एक पद में उत्तर लिखने हैं। पहला, वृक्षाः कैः पातालं स्पृशन्ति। पेड़ कैसे पाताल को छूते हैं? पाताल को कैसे छूते हैं वो? अपने पैरों से, अपनी जड़ों से। तो वृक्षाः पादैः पातालं स्पृशन्ति। दूसरा प्रश्न, वृक्षाः किं रचयन्ति। वृक्षाः वनं रचयन्ति। पेड़ वनों को बनाते हैं या वनों की रचना करते हैं। विहगाः कुत्र आसीना। पक्षी कहाँ पर बैठे हैं? कुत्र। विहगाः शाखादोलासीनाः। आप ऐसा भी लिख सकते हैं, या फिर विहगाः शाखादोलायाम आसीनाः। दोनों में से जो उत्तर आपको अच्छा लगे, सरल लगे, आप वैसा लिख सकते हैं। दोनों ही सही हैं। कौतुकेन वृक्षाः किं पश्यन्ति। कौतुकेन वृक्षाः स्वप्रतिबिंबं पश्यन्ति। अपना प्रतिबिंब देखते हैं, अपनी छाया देखते हैं। चलिए, ये प्रश्न भी हो गया। अगला प्रश्न, समुचितैः पदैः रिक्त स्थानानि पूरयत। उचित पदों से रिक्त स्थानों को पूरा कीजिए। ये बिल्कुल वैसा ही प्रश्न है जैसा हमने अभ्यास का पहला प्रश्न किया था। इसमें बालक का पूरा शब्द रूप दिया है, लेकिन हर विभक्ति में शब्द बदल दिया है। जैसे प्रथमा विभक्ति में गजः, गजौ, गजाः। अब हमने अश्व से बनाना है। अश्वः, अश्वौ, अश्वाः। द्वितीय विभक्ति देखेंगे, सूर्यम, सूर्यौ, सूर्यान। चंद्रान शब्द दिया है, तो एक वचन और द्विवचन कैसे बनेगा? चंद्रम, चंद्रौ, चंद्रान। तृतीय विभक्ति, बिडालेन, बिडालाभ्याम, बिडालैः। और शब्द कौन सा दिया है? मंडूकाभ्याम। तो इसका एक वचन और बहुवचन बताना है। मंडुकेन, मंडुकाभ्याम, मंडुकैः। ये सारा शब्द जो है, ये पूरा प्रश्न जो है, वो बालक के शब्द रूप पर ही आधारित है। एक बार ध्यान से देखिए। प्रथमा विभक्ति बालकः, बालकौ, बालकाः। द्वितीय विभक्ति बालकम,
बालकौ बालकान। तृतीय विभक्ति बालकेन बालकाभ्याम बालकैः। और चतुर्थी विभक्ति बालकाय बालकाभ्याम बालकेभ्यः। यहाँ पर सर्प दिया है तो क्या बनेगा? सर्पाय। क्या बनेगा? तृतीय विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति और पंचमी विभक्ति का द्विवचन एक समान होता है। तो तृतीय विभक्ति में जैसा बनाया है चतुर्थी विभक्ति में भी सर्प शब्द से वैसा ही बनेगा। तो बिडाल से बिडालाभ्याम, मंडूक से मंडूकाभ्याम और सर्प से सर्पाभ्याम, ऐसा बनेगा। अगला देखते हैं पंचमी विभक्ति मोदकात। द्विवचन चतुर्थी और तृतीय की तरह ही बनेगा मोदकात मोदकाभ्याम। और पंचमी का बहुवचन चतुर्थी के बहुवचन की तरह ही बनता है। सर्प से हमने क्या बनाया था? सर्पेभ्यः। तो मोदक से मोदकेभ्यः। यहाँ पर दूसरा शब्द क्या दिया है? वृक्षेभ्यः बहुवचन में, तो इसका एक वचन और द्विवचन मोदक की तरह बनेगा वृक्षात वृक्षाभ्याम। षष्ठी विभक्ति जनस्य जनयोः जनानाम। शब्द दिया है शुक शुकानाम। एक वचन और द्विवचन में बनेगा शुकस्य शुकयोः। सप्तमी विभक्ति शिक्षके और द्विवचन नीचे से देखेंगे मयूरयोः। तो शिक्षकयोः शिक्षकेषु। अब मयूर से एक वचन और बहुवचन बनाना है सप्तमी विभक्ति में, तो शिक्षक से शिक्षके, मयूर से मयूरे, मयूरयोः मयूरेषु। संबोधन देखेंगे हे बालक, हे बालकौ, हे बालकाः। नीचे नर्तक शब्द दिया है तो इसका रूप भी हम ऊपर हे बालक की तरह ही बनाएंगे। तो नर्तक में भी हे नर्तक, हे नर्तकौ, हे नर्तकाः। इस तरह से आप बाकी शब्दों का भी प्रयोग करके अभ्यास कर सकते हैं, जैसे देव, कृष्ण, अर्जुन, अनिल, किसी का भी नाम, आपके किसी भी मित्र का नाम लेकर आप इस तरह से पूरा शब्द रूप बना सकते हैं। तो इस प्रश्न का आप जितना अभ्यास करेंगे आपको उतने ही अधिक शब्द रूप भी याद हो जाएंगे। आइए अगला और अंतिम प्रश्न देखते हैं इस पाठ का। भिन्न प्रकृतिकम पदम चिनुता। भिन्न प्रकृति का पद हमने चुनना है। ध्यान से देखेंगे गंगा, लता, यमुना, नर्मदा। अब इसमें भिन्न पद कौन सा है? गंगा नदी है, लता लता है, यमुना यमुना भी नदी है, नर्मदा नर्मदा भी नदी है। तो गंगा, यमुना और नर्मदा नदियों के नाम है, जबकि लता जो है वो भिन्न प्रकृति का शब्द है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर लता। दूसरा देखेंगे उद्यानम बागीचा, कुसुमम पुष्प फूल, फलम फल, चित्रम चित्र पेंटिंग। अब बागीचा है, फूल हैं, फल हैं, तो सबसे अलग कौन सा हुआ? चित्रम। तीसरा देखेंगे लेखनी, लेखनी पेन, तूलिका, तूलिका मैट या चटाई, चटका चिड़िया, पाठशाला, पाठशाला विद्यालय। अब इसमें से भिन्न पद कौन सा है? लेखनी पढ़ाई से जुड़ा हुआ है, मैट या चटाई भी पढ़ाई से जुड़ी हुई है, हम उस पर बैठकर पढ़ते हैं। पाठशाला, पाठशाला भी पढ़ाई के लिए है। तो भिन्न पद क्या हुआ? चिड़िया यानी चटका। चौथा प्रश्न देखेंगे आम्रम, आम, कदली फलम, केले का फल, मोदकम, मोदक यानी लड्डू, और नारंगम, नारंगम संतरे को कहते हैं। ध्यान से देखेंगे आम फल है, केला भी फल है,
संतरा भी फल है, तो भिन्न पद क्या हुआ? मोदक, लड्डू, जो कि मिठाई है। तो इस तरह थोड़ा सा ध्यान देकर आप इस तरह के प्रश्नों को आराम से कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे इस पाठ का अनुवाद और अभ्यास दोनों समाप्त होते हैं। इसका आपने अच्छे से अभ्यास करना है। किसी भी तरह की कोई भी परेशानी या शंका होने पर आप इसके विषय में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।